हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अनुराधा, ठीक है। ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अनुराधा के जरिए जो पंकज जी हैं वो बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में किसी बीमारी को लोग कितना हवा बना देते हैं और कितना गलत नज़रियों से देखते हैं और किसी का जीवन कैसे नष्ट कर देते हैं, इसके बारे में उन्होंने उजागर किया है। और उन्होंने बहुत ही हमारे समाज में कुप्रथाएं फैली है उसका विस्तार से और बहुत ही गहरा चोट किया है। लेकिन उन्होंने और क्या बोला है, कौन सी बीमारी है और किस प्रकार अनुराधा को इसको झेलना पड़ता है और अनुराधा इससे क्या बच पाती है, इस सब के बारे में हम जानेंगे जब हम इसका चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एमआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मामलों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एमआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। कहते हैं कि लेखक ने अनुराधा जो कहानी लिखी थी उसकी भी अपनी एक महत्व था, ठीक है। इसके बारे में कहते हैं यह अधिक सिर्फ सरबल से हिस्सों में आता है, निर्बल के लिए तो कर्तव्य और जो है सिर्फ दायित्व ही आते हैं। इसलिए मैंने आज अपना सारा बल समेट लिया है, से जो बच गया है उसे भी बटोर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना वजूद सुरक्षित रखना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि सृष्टि से इस अब्रज प्रभाव में मेरा भी कहीं कोई अंश है, मेरा भी अपनी कोई भागीदारी है। मैं आज इस सृष्टि से अपना हिस्सा, अपना जीने का अधिकार चाहती हूँ। इसमें है स्वाभाविक क्या है? क्या जीवन एक सहज सामान्य प्राणी का सहज अधिकार नहीं है? यदि योग्यता मैं को ही यही जीवन रक्षा का अधिकार है तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं आपको योग्यता में सिद्ध करके दिखाऊंगी। विजय मेरे पति अब नहीं रहे, बड़ी ही घृणास्पद और भाव्य व बीमार से मौत हो गई थी। और कहते हैं कि जो विजय था वो बहुत समय पहले ही उसका स्वर्गवास हो गया था। उनके एड्स से हुई थी, यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी एड्स से हुई थी। वो ही जीने की कहाँ से ढोकर लाए थे यह बीमारी। कहते हैं कि ये बीमारी कहाँ से लेके आए थे, उस औरत को भी शायद इस बात की एहसास नहीं थी। किसी सैलून में हजमामत बनवाते वक्त या फिर किसी डॉक्टर से सुई लगवाते या मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उनकी बीमारी के लिए मैं कहीं से दोषी नहीं थी, किंतु उसके सारे दुष्परिणाम, भय और घृणा, यहाँ तक कि संक्रमण भी मुझे ही झेलने पड़े थे। विजय पुरुष ने मेरे स्वामी थे और मैं उनके जन्म जन्मांतर की दासी थी। यानी यहाँ पर जो है राइटर साफ शब्दों में बताना चाहता है
कि जो विजय था उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु कारण जो था एड्स था। एड्स जो होता है एक लाइलाज बीमारी है जिसको एक बार हो जाने के बाद जीवन जो है लीला ख़त्म ही होती है। लेकिन कहते हैं अगर एड्स के लिए ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है तो लोग कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। एड्स कई कारणों से होती है, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध से, ठीक है। दूसरा जो होता है, अगर आप नाई के पास जाते हो, अगर वो वही संक्रमित जो है उस तरह का उपयोग करता है तो आपको एड्स होने के चांसेस बन जाता है। बनता तब है जब वो उसने कभी किसी व्यक्ति जो अगले व्यक्ति जो एड्स के शिकार हो और उसका उसने जो है हजामत किया हो। दूसरी जो है डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर डॉक्टर सुई डायरेक्ट किसी दूसरे बंदे को भी लगाया है, उसी सुई से अगर आपको भी लगा देता है तो एड्स होने की चांसेस सदैव बना रहता है। तभी कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ तो कभी भी देखो कि वो डॉक्टर जो है रैपर आपके सामने खोल रहा है कि नहीं, कि उसका पति न जाने एड्स की बीमारी कहाँ से लेके आया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वो कहती है कि मैं इसका जिम्मेवार नहीं था, क्योंकि अगर मैं जिम्मेवार होता तो मुझे भी एड्स हो रखा होता और मेरी भी जीवन लीला शायद समाप्त हो गई होती। मैं तो सिर्फ अपने स्वामी की दासी बनी हुई थी। सोचती हूँ देह का प्रश्न यदि स्त्री की जो है मान मर्यादा को जुड़ता है तो क्या विवाह वेदी पर बैठकर औरत अपनी जान मर्यादा अपने पति के हाथे जो है गिरवी रख देती है? यदि पति होने का अर्थ स्वामी होना है तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकती है? क्या कोई स्त्री अपने पति का जो है स्वामित्व स्वीकार इस दास्ता का प्रयत्न कर सकती है? कहते हैं शहर के बीए ललित कला पास लड़की में पिता की इच्छा और हैसियत से मुताबिक 20-21 बरस की उम्र में ब्याह कर इस घर में आई थी। विजय शहर में नौकरी करते थे और शहर के करीब 8-10 किलोमीटर के निकट गांव जो बेगमपुर के अपने पुश्तैना मकान से शहर आया जाया करते थे। मैं चाहती थी कि मैं ललिता कला को अपना करियर बनाऊं और प्रसिद्ध पाऊं, लेकिन माँ की जिद थी कि वह ब्याह के बाद लड़की को घर संभालना चाहिए और फिर जब मर्द कमा रहा हो तो औरत को काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्याह कर मैं विजय के जो है पुश्तैनी आवास में आ गई और गांव गवाही का पक्का मकान था। बीच में आंगन और चौतरफा बने कमरे तथा आंगन के चौतरफा बड़े बड़े जो है गोल जो है खंभे वाले दोहरे बरामदे थे। मकान तो पुराना नहीं था लेकिन उसकी बनावट पुराने ढंग की थी। आंगन के पूर्व की ओर के एक कमरे में जो है अम्मा जी अर्थात विजय की माँ रहती थी। अम्मा के कमरे के ठीक सामने दोहरे बरामदे और आंगन के पार कर एक दोहरा बरामदा पड़ा था, जिसके पार एक कतार में बने कमरे में से एक कमरा विजय और मुझे रहने को दिया गया था। दिन अच्छे ही बीत रहे थे। विजय घर के बड़े लड़के थे, मैं बड़ी बहू थी। विजय का ब्याह बड़े जो है अरमानों के साथ किया गया था और मैं बहुत ही जो है छून छटाकर बड़े स्नेह के साथ बहू बनकर इस घर में आई थी। विजय जो है था सहृदय और प्राणी पुरुष थे, कम से कम मुझे तो उन दिनों ऐसा ही लगता था। मैंने भी यथासंभव इस घर के लिए विजय के प्रति अपने समर्पण में कोई कमी न आने दी। लोग कहते थे विजय और अनुराधा की जोड़ी सूरज और चांद की जोड़ी जैसा ही है, मगर इस जोड़ी को हद ही ग्रहण लग गया था। घर में 2 साल बीते न बीते मैंने अनुभव किया कि अम्मा थोड़ी चिंतित हो रही थी और मेरे पति उनका मन भी थोड़ा घट रहा था, किंतु अम्मा को कैसे बताती कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अव्वल तो मैं अभी माँ बनने से डरती थी और दूसरे विजय भी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे। फिर भी मैंने विजय से इशारा किया जिसे वह हंसकर टाल दिया। लेकिन हमारी असली परेशानी तो विजय की बीमारी को लेकर शुरू हुई। पहले गांव के हेल्थ सेंटर, फिर शहर के डॉक्टर और राजधानी तक इलाज। अंततः डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि विजय का जो है HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर ने हमें ढेर सारी हिदायतें दी और ख़ासकर मुझे विजय से बचे रहने की सलाह भी दी। विजय की केस हिस्ट्री तैयार करके डॉक्टर ने हमें एक लंबी जो है प्रिकॉशंस थमाते हुए कहा, इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाइए। मैंने जो है लिख दिया है। हमारे चेहरे जो है विवर्ण हो उठे थे। हम घर लौट आए। घर से बाहर दूसरे शहर के जो अस्पताल जाने की न तो हमारी तत्काल मानसिकता थी और न वह इतना जो है तुरंत फुर्त संभव था। विजय को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो अपने कमरे में बिछे पलंग पर एकाकी पड़े थे। मैं कमरे के कोने में बैठी थी और घर के बाकी व्यक्ति उसे लंबे आंगन उस
चौड़े गहरे बरामदे को काले कोशों में बने अज्ञात जो गुफानुमा कमरे में निःशब्द सिमटे हुए थी। विजय ने किसी भी दूर दराज के अस्पताल में जाने से साफ इनकार कर दिया था और मैं जानती हूँ मेरा रोग इलाज है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। मैं किसी भी खैराती अस्पताल की प्रयोगशाला में मेढक की भांति प्रयोग झेलते हुए एक खैरात मौत क्यों मरूं? मैं यहीं रहूँगा, यहीं मरूँगा, अपने घर में, अपने लोगों के बीच में। दूसरी ओर अजय थे विजय के छोटे भाई। उनका कहना था कि संक्रमण रोग है, जानलेवा है। एक आदमी की इच्छा के आगे पूरा घर तबाह क्यों हो? क्यों झेले दूसरे लोग? संक्रमण का यह भय मृत्यु का अभिश्राप है। अंततः अजय घर छोड़ गए। उन्हें अपनी चिंता थी, अपने भविष्य की चिंता थी, अपने सामाजिक सरोकार की चिंता थी, असंख्य चिंताएं थी, जिसमें जो है जुड़कर अजय ने निकटवर्ती शहर के जो है यथासंभव दूर के छोर पर किराए के घर में रहना शुरू कर दिया और जल्द ही गृह अवस्था बसा ली। रह गए अम्मा जी और बाबू जी। वे कहाँ जाते? बड़ा सा घर जैसे हमारे लिए प्रेतों का वास बन चुका था। पूरी दुनिया भाई बिरादरी के लिए हमारा घर घृणा का पात्र बन चुका था। विजय के रोग की बात दवा नल की तरह फैल रही थी। कोई हमारे नज़दीक न भटकता था, मानो घर से जो है गुजरने वाली हवा भी दूसरे को संक्रमित हो। लिहाज बाबूजी अपने कमरों में यथासंभव त्रस्त पड़े रहने और अम्मा लंबे चौड़े आंगन के दोहरे बरामदे के पार कर अपने कमरे में कैद हो गई थी और मैं विजय के कमरे में छोड़ दी गई। आखिर मेरे ही सिवा उनकी सेवा करता कौन? अग्नि और विश्वकर्मा को साक्षी मानकर जीवन मरण के प्रति 7 प्रतिबंध हुए थे। सभी विजय को छोड़ गए, मगर मैं कैसे छोड़ देती? झूठ नहीं कहूँगी, मृत्यु का भय और उससे बढ़कर इस बीमारी का भय तो मुझे भी आक्रमण करते थे, किंतु मेरे संस्कार और सामाजिक मर्यादाओं को भय मेरे उस मृत्यु भय पर भारी पड़ती। मैं सोची पढ़ लिख कर भी मैं संस्कार भ्रष्ट नहीं हुई हूँ। त्याग, सेवा और प्रति प्रेम जैसे भारतीय नारी सुलभ मूल्य आज भी मुझ जैसे सुशिक्षित और सन्नत स्त्री को थामे हुए हैं। सच कहूँ, कभी तो मैं अहंकार भाव से भी भर उठती थी कि मैं अपने पति को कम से कम देख तो रही हूँ, लेकिन जल्द ही मेरे अहंकार, मेरी इन जो है आत्मधुरताओं में मेरी निकटता की दौड़ भी आरंभ हुआ। डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद मैं विजय के कमरे में ही सोती थी, इसी 8 बाई 9 के डबल बेड पर, ताकि विजय एकाकी न महसूस करें। रात ढल रही थी, खाना जैसा भी हम खा सकते थे खा लिया था। विजय पलंग के एक और पड़े हुए थे, करवटें बदल रहे थे और दूसरे छोर पर मैं असाध्य व्यर्थ ही भरी हुई जाग रही थी। अनायास की विजय के हाथ मेरे बालों को सहलाने लगे थे। मैंने अपने पन के भरकर सत्वन के भाव से उन हाथों का थाम लिया। हाथ गर्म थे, जाहिर था उन्हें बुखार था। मैंने चरम व्यथा और करुणा से भरकर विजय की गर्म हथेली को अपने चेहरे और तकिए के बीच में रख कर दबा लिया। मन में आया चीख कर रोऊं, लेकिन न जाने कब मेरी आंखों से आंसुधारा बह निकली। उसे विजय की हथेली गीली हो गई उठी थी। विजय अपने हाथ से खिसकाकर और निकट आ गए थे। उन्होंने अपनी उड़न हथेली से मेरे चेहरे को स्पर्श करते हुए गौर से देखा, फिर मेरे आंसू पोंछ कर कहा, तुम इस तरह रोती हो तो मुझ पर क्या बीतती है उसे तुम जानते हो? मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जितने दिन भी जी सकूँ मृत्यु भय से मुक्त होकर भी जीऊँ। मैंने अपनी मौत के दिन गिनना नहीं चाहता अनु, मैं जीना चाहता हूँ। और आंसू थामने की बजाय और भी प्रभावमान हो उठे हैं। विजय की व्यथा भी जैसे घटने की बजाय मेरे आंसुओं से और अधिक तीव्र हो उठी है। कैसी विचित्र परिभाषा भी प्यार की। विजय कहते हैं, मेरी तो थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है, मैं उसमें तुम्हें अधिक से अधिक प्यार देना चाहता हूँ। एक बच्चा तुम्हें दे जाऊं तो मेरे बाद तुम्हारा संभाल हो सके, किंतु मैं तो जैसे अपने आंसुओं को सैलाब में स्वयं ही डूबता जा रही थी। वे शुद्ध विजय ने अपने उत्तम आलिंगन में मुझे बांध लिया था। दूसरे दिन घर के पिछवाड़े से लगे छोटी सी बगीचा नुमा खंडे में अम्मा जी ने मुझे घेर कर कहा, विजय से भाग न करो दुल्हन, यही तो औरत का धर्म है। पति जैसा चाहे वैसा करना पड़ता है। इसी में औरत का जो इहलोक या अपरलोक दोनों ही है।
अम्मा की बातें से मुझे किसी साहित्यकार पत्रिका की वह पांति स्मरण हो चली। जिस्म के मकान को हमेशा सजा कर रखना चाहिए, चाहे उसका मालिक कैसा भी हो। मैं कैसे समझती अम्मा जी की औरत देखी नहीं, दिल और दिमाग भी है। दिन बीत रहे थे ऐसे ही घृणा, प्रेम, दया, क्रोध, जीवन, मृत्यु, रोग जो है सबुद्ध द्वंद्व में विजय प्रतिदिन छिलते जा रहे थे। अब न तो उसके पास उसकी वो आक्रमण जो है मुद्राएं बची थी और वैसे उधम दैहिक वासना। धीरे धीरे उनका बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल हो रहा था। और कहते हैं और विदाई की वह घड़ी भी सामने आ गई। घोर काली रात्रि थी, बिजली गूंज उठी। विजय के पास अकेली मैं बैठी थी। आज सुबह से ही अचेत विजय के गले से घर घर की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। बाबूजी विजय की हालत देखकर शाम को ही अजय के लिवा लेने शहर चले गए थे। क्रमशः विजय के कंठ के घेर घेर की ध्वनि जो है छीन होते होते बंद हो गई। मैंने उनके मुंह के पास कान सटाकर सुना, उसकी छाती पर सिर रखकर सुना, उनकी पतली कलाइयों को थाम कर सुना। सभी मौन थे। तब मैं रोना चाह रही थी, चीख चीख कर रोना चाह रही थी। विजय के जाते ही मैंने जैसे भार मुक्त हो उठी थी, भय मुक्त थी। मेरे कंठ में बहुत दिनों से जो रुलाई अटक पड़ी थी, आज वह भी मुक्त हो जाना चाह रही थी। मैं विजय की लाश को वहीं छोड़ लंबा आंगन, चौड़ा बरामदा पार कर अम्मा के कमरे में तक गई और बाहर से आवाज़ दी, अम्मा देखिए, ज़रा चलकर देखिए। अम्मा शायद जागी हुई ही बैठी थी। क्या हुआ? चल गया विजय? अम्मा जी की आवाज़ बिल्कुल ही ठंडी थी, प्रेत ध्वनि की भांति सन्नाटा भरी। पर जब समय को अकवा मार जाता है तब सन्नाटा स्वयं चीखने चिल्लाने लगती है। अम्मा भी भीतर से जरूर चीख रही होगी। आगे आगे मैं चली, पीछे पीछे अम्मा। अम्मा ने पास जाकर विजय की नब्ज़ टटोली, धड़कने आंकी देखी, छुआ और लंबी सांस लेकर कहा, चला गया। मैंने प्रेत बोली। अम्मा ने स्थिर स्वर में मुझे आदेश दिया, उसकी छाती पर गिरकर नहीं रोना। दुल्हन बच्चे की मिर्गी को दौड़े आएंगे। जो चला गया सो चला गया, उसे तो सहजना होगा, न जो बच गया है। अम्मा शायद होने वाले बच्चे के लिए चिंतित थी, पर मैं क्या बची हुई न थी। मुझे सहजने की चिंता किसी को नहीं थी। सवेरे अजय आया अपनी पत्नी करुणा और बाबूजी के साथ। अन्य कोई नहीं था हमारे इर्द गिर्द। पड़ोसी तो दूर की बात, सगे संबंधी विजय की बीमारी की असलियत जानकर साथ छोड़ गए थे। अंतिम संस्कार व अन्य क्रियाक्रम जैसे जैसे तैसे पूरे हुए, मगर इस सारे जो है प्रक्रम में मैं तो त्रस्त रही, मानो मैंने जो है तमाशावीन हो उठी थी। भक्त और भक्त का कर्ता भाव भी मुझसे कोसों दूर था, मगर हाँ, जहाँ जरूर पड़ी मैंने हाथ जरूर लगाया। अंततः यह अभियान पूरा हुआ, लेकिन नहीं, अभी मैं बाकी थी। मैंने स्पष्ट सुना कि मुझे स्नान गृह का एकांत छोड़कर नहर पर जाकर खुले में स्नान करना होगा। हमारे घर के पिछवाड़े गांव के बाहर लगभग आधा किलोमीटर दूर नहर बहती थी। अम्मा जी और मैं उधर ही चल दिए। अम्मा जी के हाथ में सफ़ेद सी धोती थी, विजय को ओढ़ाए जाने वाला कफन से जरा सी अलग, जो मुझे पहनानी थी। नहर का रास्ता मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं था। इससे पहले मैं सिर्फ एक बार नहर पर आई थी, आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व। तब नई नई ब्याह इस गांव में आई थी। ब्याह के चौथे दिन चौथारी नहाने की यह परंपरागत रस्म थी। रंगीन कपड़े और दमकते गहने में लिपटी थी। सजे धजे विजय की खुश थे। रंग बिरंगी पोशाकों में सजी धजी गांव रिश्वत की तमाम औरतें थी। आगे आगे ढोल बजाता ढोलकिया था। चुल्हे करते गांव के छोटे छोटे बच्चे थे। सीधे सीधे झूमर गाती औरतें थी और उस झुंड में भीतर भीतर सुलहती लज्जाई चाल से चलती थी। मैं अवाह गर्व और आनंद से दीप्त चेहरे वाला विजय थे। मुझसे 10 कदम की दूरी पर अम्मा चली आ रही थी, मौन। आज की इस शाम में धरती पर से किरणों का जो है सुनहाल समाज उठ चुका था। एक उदास कलिमा ने से वसुधारा जो है अवशिष्ट हो रही थी। आकाश में उड़ते पंछियों का क्रमश मौन होता करवट विदा के सो गीत गा रहे थे। स्नान के बाद अब इधर सफ़ेद धोती लपटे श्रृंगारविहीन एक वस्त्र में और घर के लौट जैसे एक दूसरी अनुराधा हो चुकी थी। फिर भी मेरे भीतर की अनु विजय और उनके साथ बिताए गए अतीत के क्षण के पल पल अपने तृप्त
विश्वास के रूप में मेरे सामने उछल देती। घर लौटते लौटते राह की हवाओं में मेरे बाल लगभग सूख चुके थे, अब धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे मेरी रेशमी बाल। मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के अस्तित्व में आ जाने की घोषणा के साथ अजय ने इस बात पर बल दिया कि जिस लोरी डॉक्टर की देखरेख में मैं हूँ, उसे विजय की बीमारी के बारे में बताकर अनुराधा भाभी और उसके होने वाले बच्चे को तो खतरे से बचा लिया जाए। किंतु न तो अम्मा उस पक्ष में थी और न ही बाबूजी। मैंने सहज जुटाकर दबी जबान अम्मा जी से कहा था, डॉक्टर को सब कुछ बताकर मेरी HIV जांच करवाया लेनी चाहिए। अम्मा ने कड़ी नज़रों से देखते हुए कहा, फ़ायदा? मान लो कि यदि मेरे बेटे का रोग तुम्हें लग चुकी है तो क्या उसका इलाज संभव हो सकेगा? क्रोध को बावजूद मैंने पाया कि अम्मा जी के तर्क में दम था। मैं ठीक ठाक तो आज भी नहीं जानती कि यदि एक बार किसी का HIV पॉजिटिव निकल जाए तो उसका इलाज हो पाता है या नहीं, किंतु यह बात मुझे भली भांति मालूम थी कि जिस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव हो वो सामाजिक परिवेश में घृणा का पात्र जरूर बन जाता है। उस बात को मैंने विजय की बीमारी में अच्छी तरह अनुभव कर लिया था। मेरे लिए तो इतनी घृणा झेलते हुए जी पाने की कल्पना भी दुष्ट थी। फिर एक घड़ी अंत यह था कि विजय पुरुष थे और मैं स्त्री। पुरुष होने के बावजूद उन्हें उपेक्षाओं और घृणा का दर्द झेलना पड़ा। लेकिन मेरा क्या होता? मेरा आश्रय तो मेरा पितृगृह भी नहीं बनता, क्योंकि कन्यादान के बाद मेरे पिता मेरे भार से मुक्त हो गए थे। माँ की छाती पर बोझ और पिता की पीठ पर सवार मैं भी ब्याह के बाद इस तमगु में मुक्त हो गई थी। विजय की पैतृक आवास पर भी मैं कई दावा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके लिए तो मैं पराए घर की बेटी थी। फिर मेरी सेवा कौन करता? मैं तो सामाजिक दायित्व और बंधनों के चलते विजय की देखभाल की, लेकिन मेरी देखभाल अब कौन करेगा? विजय की बीमारी के दौरान हम आर्थिक रूप से टूट चुके थे। अंततः सुरक्षित प्रसव के लिए भी मुझे शहर में रखने की भारी खर्च उठा सकने में बाबूजी असमर्थ थे। यद्यपि विजय की मृत्यु के पश्चात हमारी हैसियत लखपति की थी, क्योंकि अब बीमा कंपनी, दफ्तर आदि के द्वार मृत विजय के आश्रितों के नाम लाखों रुपया दे थे। कहते हैं कि दीनता की प्रतिबिंब बने बाबूजी प्रतिदिन 10 बजते बजते खा पी कर घर के विजय के दफ्तर को निकलते और शाम ढले लौट आते। कभी निराशा तो कभी दफ्तर में मिले कल परसों की आश्वासना के साथ। आज बाबूजी कुछ जल्दी लौट आए। वे कुछ प्रसन्न दिख रहे थे। पता चला कि PF का चेक मिल गया है। हालांकि राशि कम थी, लेकिन बाबूजी को आश्वस्त करने के लिए काफ़ी थी। अब धीरे धीरे सब मिल जाएगा। बाबूजी ने बताया कि चेक मेरे नाम था और यह राशि मेरे बैंक खाते में ही जा सकेगी। सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा था, शायद इसलिए बात घुमाकर बोली, अब कहो तो भला कैसे जाएगी यह बेचारी शहर? हद करती है सरकार भी, नए नए कानून पास कर देती है। 2-3 दिनों बाद मैं और बाबूजी टैक्सी में बैठकर शहर गए। बैंक के दरवाजे पर अजय खड़े थे। सभी औपचारिकता पूरी करके बैंक में खाता खुल गया था, संयुक्त खाता मेरे और अजय के नाम। सच कहूँ तो मुझे बुरा लगा था, इसलिए नहीं कि पैसे मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे थे, बल्कि इसलिए कि मेरे सहज अधिकार के नकारा जा रहा था। मुँह खोलकर तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर बाबूजी मेरी आंखों में उभर आए सवालों को पढ़ गए थे। उत्तर मिला था, तुम्हारे बार बार शहर आने में परेशानी होगी, इसलिए खाते मैं अजय के नाम भी डलवा दिया है ताकि पैसे आसानी से निकल जा सकेंगे। परेशानी दूसरी भी थी। पेट में बच्चा था और दिन प्रतिदिन संक्रमण का भय मुझे सता रहा था। मेरी देह का सत्व तो जैसे सुरता सा जा रहा था। आलस्य, पीड़ा, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन के भाव मेरे स्तन में स्थायी होते जा रहे थे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती थी। एक मानसिक आरोग्यशाला में किसी मनोरोगियों की अफवाह मौत में तो मैं बिल्कुल ही नहीं मरना चाहती हूँ। मुझे मुक्त होना ही होगा, अतीत से, अपने रोग से और अपने भय से। जीवन का मेरे भीतर बहुगुणित होकर अंगड़ाई लेने लगा था। मैं निर्णय कर चुकी थी। सवेरे बाबूजी के सामने थी। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी कल पुराना अखबार पढ़ रहे थे।
मैं साहस बटोरकर बोली, बाबूजी मुझे अपना चेकअप कराना है। बाबूजी ने चश्मे के ऊपर से गौर से मुझे देखा और कहा, उनका संक्षिप्त हूँ और भेदक आंखों मुझे डरा नहीं सकी। मैंने हीट होकर कहा, नहीं बाबूजी, से क्या काम नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर को ठीक ठीक दिखाकर अपना ढंग से इलाज कराना चाहती हूँ, अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती हूँ। विजय का रोग मुझे तक उत्तर आया, मैं या तो उसकी पुष्टि या उसके निष्कृष्ट चाहती हूँ। मेरे स्वयं स्वभाव कुछ तेज हो गया था, जिसे सुनकर अम्मा जी दौड़ चली आई, मेरा हाथ खींचकर बोली, बहरा गई है क्या? कहीं सास ससुर से इस तरह की बातें की जाती है? जाने कैसी विद्रोह मेरे भीतर पनप आया था कि मैंने झटके से अम्मा जी से बाहें छुड़ाई। मुझे इलाज चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरी चेकबुक पासबुक चाहिए, मैं खुद तसल्ली से अपना इलाज कराऊंगी। झटक खाकर अम्मा जी ठगी सी रह गई थी। अब वे दोबारा सचेत हुई। अच्छा तो पैसे के इतना पचरा है? अम्मा जी का स्वर खास चीखा और अपमानजनक था। नहीं, पचरा हक का है, सवाल अपने होने या न होने का है, मेरे अपने बावजूद का है। दृढ़ स्वर में मैंने जवाब उनको दिया। बाबूजी ने मुझे बीच में ही टोका, इस सिनेमाई भाषा को अपने कॉलेज के भाषण बैठकों तक ही रखो, यहाँ मत बोलो। मैं जानता था यह पचरा एक न एक दिन जरूर उठेगा, इसलिए मैंने पासबुक चेकबुक सब कुछ अजय के हवाले कर दिया था। उफ, ये शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां, उनके आरोपों का प्रचुर देने का बजाय मैंने अपना निर्णय सुना दिया। तो आज मैं शहर जा रही हूँ अजय के पास। मैंने भीतर जाकर साड़ी बदली, कंधे से बाल सवारे, ललाट पर बिंदिया लगाई। अब मेरे लिए यह मेरा स्वाग चिन्ह नहीं है, मेरा श्रृंगार थी, अच्छी सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित दिखने का साधन। मेरे शरीर का बाहरी प्रतीति, मेरी वेशभूषा तो मेरे व्यक्तित्व का ही एक अंग है। मेरी प्रभावपूर्ण व्यवस्थित सज्जा साज मुझे आत्मविश्वास से भरती है। मैं क्या करूंगी, मैं क्यों त्यागूं अपना सहज जीवन? पता मेरे पास था, थोड़ी परेशानी जरूर थी, किंतु आखिरकार मैंने अजय का घर खोज ही लिया था। दरवाज़ा खुला था, मैंने आवाज़ दी, करुणा। वे दोनों भीतर से बाहर आए। एक बार चकित हुए थे मुझे आंगन में खड़े देखकर, फिर अजय लपक कर मेरे पास आए, मेरे चरण छुए, बाद में करुणा ने भी छुआ। उनका यह व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने सहज ही अनुमान लगा रखा था कि कहीं न कहीं उनके क्रोध, हिकारत और भय के केंद्र में मैं ही भी हूँ। विजय की पत्नी होने के नाते ही सही, विजय की पत्नी होने के मुझे क्या क्या कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी। उनकी इस खतरनाक बीमारी के साथ सामाजिक पारिवारिक सरोकार के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह विजय के मरणोपरांत भी थमा था। जहाँ तक कि उनकी मौत पर संवेदना प्रकट करने आए मेरे पिताजी मुझसे न जुड़ सके थे। एक असमंजस सा भाव बढ़ाते हुए वे वापस लौटे थे। फिर दोबारा उन्होंने या मेरे मायके वालों ने मेरी कोई खोज खबर लेने की चेष्टा तक नहीं की। पर इसके लिए मैं अकेले इन्हें ही दोषी क्यों मानूं? सबके भीतर तो विजय के संयोग में मेरी रोगी बनने की धारणा जो घर कर गई थी। इस रूप में मैं सबके लिए मृत्यु का पर्याप्त थी। सभी तो मुझसे मेरे रोग से डरते थे, कौन न डरते मृत्यु से? क्या मैं नहीं डरती थी? क्या आज उस रोग के भय से मैं मुक्त हूँ? अजय मुझे कमरे में ले आए। करुणा ने मेरी बाँह पकड़कर बिस्तर पर बैठा दिया। अच्छा किया दीदी जो घर से बाहर निकल आई, बाहर घूमने फिरने से मन बदलेगा, करुणा नम्र स्वर में बोली। मैं पूर्णतः अव्यवस्थित हो चुकी थी। यथासंभव व्यवस्थित होने की चेष्टा करते हुए मैंने कहा, मैं अम्मा जी बाबूजी की मर्जी के खिलाफ यहाँ आई हूँ। वे चुप रहे। मैंने बात आगे बढ़ाई, मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ अजय, मैं ढंग से इलाज कराना चाहती हूँ। अजय मौन थे। मैंने कहा, तुम मेरे यहाँ होने से डरे तो नहीं रहे हो अजय? अजय सुखी हंसी हंस पड़े। क्या कर लूँगा मैं डर कर? वैसे भी बहुत डर लिया। डर कर आदमी कहाँ तक भागेगा? जिम्मेदारियाँ तो है न, घर की, परिवार की, समाज की। सावधानियाँ तो ठीक है, लेकिन डर वह निरर्थक है। उन दिनों रोग के प्रविष्ट होने के भय ने मुझे भागने पर उकसाया, पर मैंने पाया भागना असंभव है। कहाँ तक, किससे भागूंगा? दुनिया से भाग सकूँगा क्या?
अजय के स्वर में आत्मविश्वास था। उन्होंने मेरी ओर देखा और बच्चे की भांति निरक्षर हंस पड़े। लगता है आप डर गई है। हाँ, मैं डर गई हूँ। हाँ, अनुराधा जीना चाहती है, इसलिए डर गई है और डर कर ही आज मैं अपने समस्त भय को मुक्त हो चुकी हूँ। अजय की सद्भावना पर अविश्वास का कोई कारण नहीं दिखता, फिर भी सोचती हूँ यदि डॉक्टर जांच के दौरान मेरे भीतर रोग के लक्षणों की पुष्टि हो जाती, क्या तब अजय अपने उसी पुराने व्यवहार में न लौट जाएंगे? मेरा बच्चा सब जानबूझकर मुझे या विजय की क्या अधिकार था? परंतु आज इस प्रश्न का प्राय किसी भी प्रश्न आज क्या औचित्य रह गया है? आज अनुराधा समस्त प्रश्न से मुक्त है। यह जो है युद्ध भूमि और मनु संघर्ष के लिए सन्नद्ध है। मेरे इस स्वाभाविक युद्ध में अब मेरे आड़े कुछ नहीं आएगा, न संस्कार, न मोह, न संबंध, न कुछ और। यदि सलिलता रहकर अनुराधा यह संघर्ष कर सकी तो अतुल्यम अन्यत्र वह भी त्याग देगी। यह युद्ध तो अब हर हाल में अनवरत चलेगा। यह संघर्ष होकर ही रहेगा, पीछे नहीं हटेगी। अनुराधा इस संघर्ष से जीने के लिए, जो है संघर्ष अधिकारों के लिए, संघर्ष अभिमानों के लिए, संघर्ष अनुराधा का निरंतर संघर्ष के लिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो है अनुराधा के संघर्षों के बारे में वर्णन है और आप जान ही चुके होंगे कि अनुराधा के जो पति है विजय, उसको एड्स हो रखा था और वो उसको जैसे समाज में आपको पता ही है किसी को एड्स हो जाए तो लोग जो होते उसे गलत नज़रों से देखते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एड्स बेशक ही लाइलाज बीमारी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि गलत संबंधों से ही हो। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एड्स होने के कई कारण होते हैं। तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कहते हैं एड्स जो होता है ब्लड संपर्क से होता है, जो आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आपके और दूसरे व्यक्ति के जो HIV पॉजिटिव हैं उनके ब्लड संपर्क नहीं होगा तब तक आपको एड्स होने की चांसेस नहीं होगा। कहते हैं हाथ मिलाने से, किसी को किस करने से या किसी के साथ रहने से जो है एड्स नहीं फैलता है, या किसी के साथ खाना खाने से भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स सिर्फ जो होता है ब्लड संपर्क से फैलता है, क्योंकि HIV के जो वायरस होते हैं वो ब्लड कॉन्टैक्ट से ही अपना एक्टिविटी दिखाते हैं, क्योंकि वो जब धरती पर रहते हैं ब्लड के थ्रू तो वो मरे से होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के जो है मैकेनिज्म यूज़ कर लेते हैं तो जीवित हो जाते हैं। कहते हैं हमारे समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो एड्स से पीड़ित भी हैं और लोग जो है उनको गलत भावनाओं से भी देखते हैं। कहते हैं एड्स जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आपका ह्यूमन सिस्टम तगड़ा होगा तो वो एड्स पे को भी ख़त्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए कहते हैं अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति तो तभी मर जाता है जब उसको समाज जो है धिक्कारता है और समाज जो है उससे दूरियां बना लेता है। तो समाज का भी ये फ़र्ज़ है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे घृणा नहीं कर कीजिए, उसको सहयोग दीजिए, उसको हौसला दीजिए। और देखिए आपके हौसला के वजह से और आपका जो है विचार के वजह से वो व्यक्ति जहाँ पर 5 साल जिएगा वहाँ पर वो 50 साल जी लेगा। तो कहते हैं एड्स बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन जो समाज उनको ताना देती है, समाज जो विचार को सोचती है और जो वो उनको जो प्रताड़ना देती है, जो व्यक्ति बीमारी होते हैं वो तो उनकी बातें सुन के ही मर जाते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च होगा त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।